कहाँ पर लागू की गई थी? अवध प्रांत में लागू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, आपसे एक नंबर पे पूछा जा सकता है कि ऐसे कोई दो स्थान या ऐसा कोई स्थान बताइए जहां सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त प्रथा लागू की गई थी। कहां कहां? उड़ीसा, बंगाल, अवध प्रांतों में यह व्यवस्था लागू की गई थी। और स्थायी बंदोबस्त प्रथा लागू करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। ठीक, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि वारेन हेस्टिंग ने सिर्फ एक सोच दी थी, विचार दिया था कि ठेके पे की जाए माल वसूली, जो राजस्व वसूली है वो ठेके पर देकर की जाए। और कॉर्नवालिस ने यह कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाओ जो सबसे ज्यादा बोली लगाए, ऊंची से ऊंची बोली लगा के कर वसूल करके किसको दे? कंपनी को। तो वो स्थायी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त कहलाती थी। और उस जमींदार को, उस परिवार को आजीवन उस क्षेत्र का या उस गांव का क्या बना दिया जाता था? जमींदार बना दिया। ठीक, लेकिन वो तभी तक जमींदार था जब तक माल गुजारी करके किसको दे रहा था? कंपनी को दे रहा था। अगर नहीं कर रहा था तो क्या होगा? उसको बदल दिया जाएगा। तो एक और ये थी आपकी स्थायी बंदोबस्त। ऐसे थी रैयतवाड़ी। ये कुछ सामाजिक या भारत में जो राजस्व व्यवस्था थी उसमें सुधार की प्रथाएं थी। दक्षिण भारत में लागू किया गया था रैयतवाड़ी, और विशेषकर मद्रास प्रांत में माल गुजारी देने का उत्तरदायित्व रायत यानी काश्तकार को दिया गया था। दक्षिण भारत में इस प्रथा को आजमा के देखा गया था। मद्रास प्रांत में रैयतवाड़ी प्रथा की प्रारंभ किया गया था। और रैयत का मतलब होता है काश्तकार। रैयत का मतलब क्या होता है बेटा? काश्तकार। माल गुजारी की धनराशि लगभग 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दी जाती थी। काश्तकार को यह कह दिया जाता था कि आपको 30 वर्ष तक इतनी मात्रा में क्या देनी है? धनराशि देनी है। सीधा संबंध था, बीच में कोई बिचौलिया नहीं था। एक तरफ काश्तकार था, दूसरी तरफ कंपनी थी। ठीक, कंपनी काश्तकार को 30 साल के लिए उसकी दर निश्चित कर देती थी कि आपको इतने साल तक, कितने साल तक? 30 साल तक इतनी मात्रा में माल गुजारी वसूल करके किसको देनी है? कंपनी को देनी है। तो ये प्रथा रैयतवाड़ी प्रथा कहलाती थी। और मद्रास प्रांत में इसको लागू किया गया। ठीक, स्थायी बंदोबस्त के कुछ क्षेत्र मैंने आपको बताए। रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत कहाँ की गई थी वो आप लोग जानते हैं। अब हम एक और प्रथा की ओर चल रहे हैं, उसका नाम है महलवाड़ी। कौन सी प्रथा है? महलवाड़ी। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में और दिल्ली और पंजाब के आसपास, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये क्षेत्र आपको याद रखना है, पंजाब और दिल्ली। ठीक, के आसपास के भागों में ये माल गुजारी का नया तरीका, नई प्रथा की क्या की गई? शुरुआत की गई, जिसको हम महलवाड़ी प्रथा के नाम से जानते हैं। और इस प्रथा में क्या किया गया ये आप समझेंगे। माल गुजारी कई गांवों के समूह के स्वामियों से वसूल की जाती थी। अब कई गांव का एक समूह बनाया, यानी कई गांवों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उस व्यक्ति को उसका मालिक बना दिया। 4, 6, 2, 6 यानी एक से ज्यादा संख्या में गांवों को एक व्यक्ति के निर्देशन में इकट्ठा कर दिया गया। अब वो व्यक्ति उन गांवों से माल वसूली कर किसको देगा? कंपनी को देगा। और ये प्रथा ही क्या कहलाती थी? महलवाड़ी प्रथा कहलाती थी। यानी महल यानी बड़ा आकार, और एक एक गांव के आधार पर न करके गांव के समूह के आधार पर क्या की जाती थी? राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। पूर्व में आपने देखा होगा कि एक एक क्षेत्र को शामिल किया गया था, लेकिन जो महलवाड़ी प्रथा थी इसका उद्देश्य अकेले एक एक गांव के ऊपर व्यवस्था करना नहीं था, बल्कि गांव के समूह के ऊपर क्या करना था?
व्यवस्था करना था। गांव के समूह के स्वामी से वसूल की जाती थी और ये समूह महल कहलाते थे, इसलिए इस प्रथा को महलबाड़ी प्रथा कहा जाता है। सरकार महल पर स्वामित्व रखने वाले से मालगुजारी वसूल करने का समझौता कर लेती थी। ठीक, जो महल का स्वामी होता था और कंपनी के बीच सीधा संबंध बन जाता था और वो महल का स्वामी कंपनी को क्या करके देता था, मालगुजारी वसूल करके देता था। यानी अंग्रेजी सरकार ने या कंपनी ने, आप समझ रहे हैं, अपनी आय में वृद्धि करने के लिए जो मालगुजारी व्यवस्था थी, जो आप राजस्व वसूली का तरीका था, उसमें कुछ सुधार किए और उसका उद्देश्य था कंपनी की आय में वृद्धि करना। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके अपनाए गए और हर तरीके से फायदा किसको होना था, फायदा होना था कंपनी को। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया उड़ीसा, बंगाल और अवध प्रांत, यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त प्रथा चालू की गई। और जैसे दक्षिण भारत का हिस्सा है, वहाँ पे रैयतवाड़ी प्रथा का क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। और जो आपका उत्तर बीच का हिस्सा है, वहाँ पर कौन सी प्रथा, महलबाड़ी प्रथा की शुरुआत की गई। और इन सभी प्रथाओं का उद्देश्य था भारत में अंग्रेजी जो कंपनी थी उसकी आय में क्या करना था, वृद्धि करना। तो बेटा यहाँ पे छोटे क्वेश्चन आपसे मालूम किए जा सकते हैं, आप आसानी के साथ उनका क्या देंगे, आंसर देंगे। आगे आपको समझना है भारतीय उद्योग धंधों का विनाश। ठीक बेटा, ये तो आप जानते हैं कि भारत को अंग्रेजों के आने से पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के जो भी संसाधन थे उनका दोहन अपने हित के लिए किया। जो कुटीर, जो छोटे उद्योग भारत में चल रहे थे, उनको क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि उनको बिना बंद किए वो यहाँ पर अपनी आमदनी में वृद्धि नहीं कर सकते थे। बेटा समझेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर भारतीय उद्योगों का विनाश अंग्रेजों द्वारा किया गया। अंग्रेज भारत से कच्चा माल, सूत, कपास ले जाते थे और मशीनों से तैयार माल भारत में बेचते थे। ठीक, कपास के लिए और सूत जो कच्चा माल था उसको यहाँ से ले जाते थे सस्ते दामों पर और इंग्लैंड में मशीनों से तैयार वस्तुओं को भारत में ऊंचे दामों पर बेचते थे। ठीक, जो हाथ से बनी हुई वस्तुएं थी उनकी तुलना में मशीनों से बनी वस्तुएं सस्ती होती, यानी भारतीय उद्योगों को दोहरी चुनौती तैयार, यानी दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा। कैसे, कच्चा माल भारतीय उद्योगों को सस्ते महंगे दामों पर खरीदना पड़ता था, एक चुनौती, और तैयार माल को सस्ते दामों पर बेचना पड़ता। आप सोचिए किसी भी उद्योग के सामने अगर ऐसी चुनौती हो जाए, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, तो क्या उद्योग आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। ठीक, कोई भी उद्योग लाभ अर्जित करने के लिए लगाया जाता है, कम से कम लागत हो और ज्यादा से ज्यादा क्या हो, उसको लाभ, तभी उद्योग या इकाइयां चलती है। लेकिन यहाँ भारतीय जो उद्योग थे, भारतीय जो कारीगर थे, उनको दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। ठीक, कच्चा माल महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा था और तैयार माल सस्ते दामों पर बेचना पड़ रहा था, और जिसकी वजह से भारतीय उद्योग इस प्रतिस्पर्धा में, इस प्रतियोगिता में ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाए और कुछ समय के बाद ही क्या किया, ये उद्योग धंधे विनाश की ओर चले गए। तो अंग्रेज इस नीति के तहत कार्य कर रहे थे। उन्होंने भारत में क्या किया, अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग धंधों का क्या किया, विनाश कर दिया। तो बेटा ये था भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। कंपनी राज्य का प्रभाव प्रशासनिक क्षेत्र में देखने को मिला, कृषि सुधार के क्षेत्रों में देखने को मिला और कुछ सामाजिक क्षेत्रों में भी हमें देखने के लिए मिला। और साथ ही साथ भारत में बहुत बड़े पैमाने पर जो उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग थे, जो कुटीर और ग्रामीण उद्योग थे, उनको विनाश का सामना करना पड़ा। ठीक, तो बेटा इसके साथ ये आपका अध्याय पूरा होता है और ये आप जानते हैं कि जो भी अभ्यास कार्य है वो हम PDF के माध्यम से आप